हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हमने सारे वे वाले पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे एक शब्द के बदलते ही हमारा आंसर बदल जाता है। कभी कभी आपको एक क्वेश्चन के दो दो आंसर एक जैसे देखने को मिलेंगे। हमने वो सारी चीजें भी यहाँ पर डिस्कस कर रखी है। ठीक है, अब आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान भी बहुत तरीके की हैं। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, वे सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। जो उनके जनक हैं उनके बारे में भी हमने यहाँ पर बात कर रखी है। तो एक एक पॉइंट्स हम बिल्कुल डिटेल से देखेंगे कि जो आप एक्चुअल में मनोविज्ञान पढ़ते हो ना, तो एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, चलते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान पर। मनोविज्ञान मैंने लिख दिया, शब्द लिख दिया। सबसे पहले इस शब्द को ही तोड़ देते हैं। मनोविज्ञान को तोड़ो। मनोविज्ञान का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से मन का विज्ञान है ना, हिंदी में तोड़े तो मन का विज्ञान। और इंग्लिश में मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। अब इंग्लिश के शब्द को भी तोड़ दो। साइकोलॉजी, साइक प्लस में लॉजी, दो शब्दों में मैंने तोड़ दिया। साइक प्लस में लॉजी को यहाँ पर लोगस, लॉजी भी आ सकता है, लोगस भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, और जो साइकोलॉजी शब्द है ना, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किन्होंने किया था? रुडोल्फ ने किया था। ठीक है, और जो साइकोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, या कहीं कहीं पर आपको यूनानी लिखा भी मिलेगा, यूनानी भाषा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए मैंने साइड में लिख दिया। अब देखिए, ग्रीक क्या यूनानी भाषा ही तो है ना। जैसे हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग तरीके की भाषाएं होती हैं, वैसे ग्रीक क्या है? यूनान की भाषा है। तो आई बात समझिए। अब मैंने यहाँ पर साइकोलॉजी को दो शब्दों में तोड़ दिया था, साइक प्लस में लोगस। ठीक है, और ये दोनों शब्द मैंने ग्रीक भाषा से उठाए थे। अब इनका कुछ ना कुछ तो मतलब होता होगा। अगर शब्द लिखे हैं तो कुछ ना कुछ मतलब तो होता ही होगा। तो साइक का जो मतलब होता है वो होता है आत्मा। ठीक है, ग्रीक में साइक को, साइक जो वर्ड यूज होता है ना, वो आत्मा के लिए यूज होता है। और जो लोगस वर्ड यूज होता है ना, वो स्टडी के लिए यूज होता है, पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए किसी चीज का। तो इसका मतलब साइकोलॉजी शब्द का जो मतलब हुआ वो क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन, आत्मा की पढ़ाई करना। ठीक है, तो यहां से हमें क्या इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, या व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी? बन गई। जो आत्मा का विज्ञान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं। ये बात है हमारी 16वीं शताब्दी की। ठीक है, जब हमारे मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे, और आत्मा का विज्ञान मानने वालों में थे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो। ठीक है, ये मोस्टली क्या थे? देखो, ये 16 शब्द में ना मेन एक तरीके से आप ये लगा लो, जो ऋषि मुनि टाइप के होते थे ना, वही ज्यादा मनोविज्ञान की डेफिनेशन देते थे। और उनमें कौन थे? अपने अरस्तु, सुकरात, प्लेटो। और ये हर चीज को क्या करते थे? आत्मा से रिलेट करके चलते थे, है ना। क्योंकि जो उस टाइम के जो मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक तो नहीं बोल सकते, जो दार्शनिक थे, वो क्या करते थे? आत्मा पर ज्यादा स्टडी करते थे ना, ऐसे एकांत में जाके अपनी तपस्या वगैरह करते थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आया होगा 16वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। ठीक है, अब ऋषि मुनियों को तो आत्मा के बारे में पता था, क्योंकि वो तो क्या करते थे? इसके ऊपर पूरा वो करते थे ना, चिंतन करते थे। लेकिन बहुत सारे जो बाकी थे मनोवैज्ञानिक थे या दार्शनिक थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया, क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? आत्मा आखिर में है क्या? किसी ने आत्मा को आज तक देखा नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो गया। ठीक है, फिर उसके 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी आ गई, 17वीं 18वीं शताब्दी, यानी कि तकरीबन 100 साल गुजर गए ऐसे ही, है ना। उसके बाद ये जो पोम्पोलोजी और रूसो थे, ये बोले कि नहीं, हम क्या है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मानते, क्योंकि हमने ना आज तक आत्मा को देखा है, ना हमने महसूस किया है। वो बोले, लेकिन जो हमारे मन में चल रहा है ना, उसको हम बहुत कुछ समझ सकते हैं ना। अगर किसी इंसान के मन में चल रहा है तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो पोम्पोलोजी और रूसो बोले कि नहीं, जो मनोविज्ञान है वो क्या है? मन का विज्ञान है। ठीक है, अब ये वाली डेफिनेशन बन गई मनोविज्ञान की। पहले ये थी, अब इससे पलट के ये मानने लग गए। ठीक है, कि जो मनोविज्ञान है क्या है? मन का विज्ञान है। ठीक है, अब 17वीं 18वीं शताब्दी आ गई। उसके बाद अब आई अपनी 19वीं शताब्दी। ठीक है, वुंट, टिचनर, जेम्स। वुंट का जन्म हुआ था ना 1832 में, और जेम्स का 1842 में। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी आ गई एक तरीके से। आप जो ये थे वुंट, टिचनर और जेम्स थे, ये बोले कि नहीं, जो मन है, किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या चीज चल रही है, क्या हम उसको एक्सपेरिमेंटल देख सकते हैं? क्या हम उसका प्रयोग कर
मन में कुछ चल रहा है तो हमें क्या पता, वो हमारे सामने झूठ भी बोल सकता है। नहीं, तो इन्होंने यहाँ पर क्या इस डेफिनेशन को क्या कर दिया, रॉन्ग बोल दिया। और वुंट बोले नहीं, जो मनोविज्ञान है ना वो क्या है, चेतना का विज्ञान है, यानी कि कॉन्शियस, साइंस ऑफ कॉन्शियस, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब आप बोलोगे चेतना क्या चीज है, कॉन्शियसनेस क्या चीज है। ठीक है, अभी कॉन्शियस यहाँ पे चेतना का एक तरीके से मतलब है मेंटल एक्टिविटी, मोटे तौर पर बोलूं, जो हम मेंटली तौर पर जो हम काम करते हैं दिमागी तौर पर, वो सारा वुंट ने कॉन्शियसनेस के अंदर माना था। अब इन्होंने एक चीज नहीं मानी थी, सिर्फ मेंटल एक्टिविटी नहीं मानी थी कि हाँ तुम दिमागी तौर पर क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आप कुछ कल्पना करते हो, सेंसेशन, इमेजिनेशन, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, कॉन्शियसनेस में आती हैं, चेतना में आती हैं। ये बात वुंट ने बोली थी। और जो वुंट थे ना, उन्होंने पहली बार 1879 में, कब, 1879 में जर्मनी में जो मनोविज्ञान की ना एक्सपेरिमेंटल लैब खोल दी। जैसे साइंस की आपने देखी होगी ना, साइंस की लैब होती है ना, अलग अलग तरीके की। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि जो हमारा मनोविज्ञान है ना, उसकी क्या होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए। जो साइकोलॉजी है वो भी एक तरीके की क्या है, साइंस ही है, लेकिन साइंस कैसी है, चेतना की साइंस है, चेतना का विज्ञान है, जिसमें आप दिमागी, भाई मेंटल एक्टिविटी भी करते हो, आप सारी चीजें वो तो नहीं करते ना जो आपके मन में हो, आप दिमागी तौर पर भी बहुत सारे काम करते हो, आप बहुत सारी चीजें फील भी करते हो, बहुत सारी चीजों की इमेजिनेशन भी बना लेते हो, कल्पना भी कर लेते हो अपने अंदर। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुंट ने, विलियम वुंट, पूरा नाम क्या था इनका, विलियम वुंट, इन्होंने 1879 में जर्मनी के भी कौन से, लिपजिंग यूनिवर्सिटी, लिपजिंग विश्वविद्यालय, जिसको अभी हाल फिलहाल क्या बोला जाता है, उसका नाम पड़ गया कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। पहले लिपजिंग विश्वविद्यालय था, अभी कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसको बोलते हैं। वहां पर एक्सपेरिमेंटल लैब स्थापित कर दी। ठीक है, क्यों कर दी, ताकि एक्सपेरिमेंट किए जा सके, मेंटल एक्टिविटी पर एक्सपेरिमेंट किए जा सके, आप कैसा फील करते हो उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। ऐसे हवाई बातें नहीं, हर एक चीज एक्सपेरिमेंट के थ्रू होनी चाहिए। ये बात हमारे वुंट ने बोली थी, विलियम वुंट ने। अब जो टिचनर है ना, टिचनर, ये हमारे विलियम वुंट के शिष्य थे। ठीक है, और जो जेम्स थे ना, वो वुंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, 10 साल छोटे थे जेम्स वुंट से। इनका जन्म हुआ था 1832 में और इनका 1842 में। ठीक है, तो जेम्स है ना काफी प्रभावित थे, वुंट के शिष्य तो नहीं थे, लेकिन ये इसकी जो विचारधारा से काफी प्रभावित थे, और टिचनर इसके शिष्य ही रहे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको समझ में। अब भाई ठीक है, हमने मान लिया कि जो आपकी मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐड कर दी, मिक्सअप कर दी। ठीक है, तो अब उसके बाद आए हमारे वॉटसन जी, बोले ठीक है, अब आपने जो वुंट थे उन्होंने हर एक बात वही कही है, हम फील करते हैं, अंदर से फील करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, अंदर से इमेजिनेशन करते हैं, मेंटल एक्टिविटी हमारे दिमाग में हो रही है, हमें कैसे पता आपके दिल दिमाग में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आप कल्पना कर रहे हो। तो वॉटसन जी ने सीधा ये बोला कि जो हमारा वो है मनोविज्ञान है, वो सिर्फ क्या है, अंदर की मेंटल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यवहार का अध्ययन भी होना चाहिए, कि हम किसी इंसान को देख लें कि हाँ इसके दिल और दिमाग में ये चल रहा है और ये ऐसा व्यवहार कर रहेगा अभी, या ऐसा व्यवहार कर सकता है। ठीक है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, खाली मेंटल एक्टिविटी से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि इसमें व्यवहार का भी अध्ययन होना चाहिए कि कोई आदमी कैसे व्यवहार करता है। तो अब जो मेन इंपोर्टेंट डेफिनेशन है वो आ गई यहाँ से घूम के, क्या, कि जो मनोविज्ञान है ना उसको व्यवहार का अध्ययन बोला जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, और यही आजकल माना जाता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसकी जो मेन इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इतनी सारी घूम फिर के आ गई है, जो वो क्या गई है कि मनोविज्ञान व्यवहार का भी और मानसिक प्रक्रियाओं दोनों का अध्ययन है। ठीक है, अब यहाँ से वुंट भी खुश हो गए कि मेरी मेंटल एक्टिविटी को भी यहाँ पर ले लिया, और वॉटसन ने क्या किया, थोड़ा व्यवहार भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा मिक्सअप होकर अब बन गई अच्छी डेफिनेशन, और मिक्सअप करने का जो श्रेय था आपको पता है किसको जाता है, वॉटसन जी को जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक बात। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन करवा दूं कि व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, नाम से ही पकड़ लो, व्यवहार
का विज्ञान इन्होंने बोला था, तो यहीं से इन्होंने ना एक व्यवहारवाद संप्रदाय, एक स्कूल की भी स्थापना कर दी थी। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक स्कूल की भी स्थापना इन्होंने कर दी थी, किन्होंने, वॉटसन ने। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इस डेफिनेशन को, कि जो साइकोलॉजी है वो क्या व्यवहार का विज्ञान है, जो मेन डेफिनेशन दी थी वो थी वॉटसन ने, लेकिन इसको मानने वाले और भी थे, जैसे स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे, मैकडूगल थे। ये भी इसी बात को मानते थे कि नहीं नहीं वॉटसन ठीक बोल रहे हैं कि जो आपका मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं आपके यहाँ तक। अगर मैं देखूं तो कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की परिभाषा क्या थी, उनके मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे, मन का विज्ञान मानने वाले कौन कौन थे, चेतना का, व्यवहार का। अगर आप देखोगे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने, देखिए जो इंपॉर्टेंट है ना, जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, इवन मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती थी इनमें ना, एक एक शब्द से ना आंसर बदल जाते थे। जैसे पहली बात देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे। देखिए यहाँ तक की जो यहाँ तक है ना, यहाँ तक तो ये एक तरीके से दार्शनिक विचारधारा थी, है ना, मतलब मन की बात होती थी, आत्मा की बात होती थी, कोई एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं थी। ठीक है, साइंटिफिक कोई चीज नहीं थी, ऐसे ही मतलब साधु संतों वाली यहाँ तक डेफिनेशन होती थी। लेकिन जब वुंट आए ना, विलियम वुंट और विलियम जेम्स, उन्होंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल किया। ठीक है, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया, मनोविज्ञान को थोड़ा मॉडर्न बना दिया। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, वुंट, ठीक है, या जेम्स भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब ये दोनों मिल जाते हैं, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वुंट है या जेम्स है। देखिए जो लैब की जो स्थापना की थी ना वो वुंट ने की थी, जो मनोविज्ञान की जो लैब बनाई थी तो वो वुंट ने बनाई थी। देखिए ऐसा होता है ना, कई बार नींव तो कोई रख देता है लेकिन जो बाकी का जितना भी काम है ना वो कोई और कर देता है। ठीक है, तो वुंट ने यहाँ पर क्या करती थी, नींव रख दी थी, आधुनिक मनोविज्ञान की नींव रख दी थी। लेकिन जो मेन काम किया था ना, बहुत ज्यादा जो काम किया था, जो एक्चुअल में जिसको बोलते हैं ना फंक्शन करना, वो हमारा किया था जेम्स ने। ठीक है, इसलिए इनको तो बोला जाता है, इन्होंने क्या किया था, स्ट्रक्चर तैयार किया था। ऐसे क्या किया था इन्होंने, स्ट्रक्चर तैयार किया था वुंट ने, लेकिन जो उस पर काम किया था ना, फंक्शन, फंक्शनिस्ट, ठीक है, फंक्शन जो किया था वो हमारा किन्होंने किया था, जेम्स ने किया था। तो दोनों ऑप्शन आपको इकट्ठे कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वुंट का भी इतना योगदान है, क्योंकि नींव अगर नहीं रखते तो आगे हो नहीं पाता। लेकिन अगर आगे इतना सारा काम अगर जेम्स नहीं करते तो उस नींव का भी कुछ फायदा नहीं था। ठीक है, तो आपको दोनों ऑप्शन कभी भी इकट्ठे देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अलग अलग ही आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं। देखिए तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आया होगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, वुंट भी हो सकते हैं और आपके जेम्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना कि अगर मैं बात करूं स्पेशली अमेरिका की, स्पेशली अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो वो तो थे हमारे जेम्स ही थे। अमेरिका में जो आपकी मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फादर बोले जाते हैं वो कौन बोले जाते हैं, जेम्स बोले जाते हैं। ये अमेरिका में ये लेके गए, वुंट ने जर्मनी में वो किया था, काम किया था, स्थापित की थी। ठीक है, और जेम्स इसको अमेरिका तक लेके गए थे। अब ठीक है, अमेरिका तक पहुंच गया, जर्मनी से पहुंच गए अमेरिका, दोनों के मैंने नाम बता दिए मनोवैज्ञानिकों के। अब लेकिन हम पढ़ रहे हैं कहाँ पर, भारत में पढ़ रहे हैं, इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, डॉक्टर NN सेनगुप्ता। ठीक है, कौन थे, डॉक्टर NN सेनगुप्ता, डॉक्टर नरेंद्र, ठीक है, सेनगुप्ता आया होगा समझे, भारत में लेके आए थे अपने सेनगुप्ता। उसके बाद यहाँ तक हो गई बात हमारी खत्म। ठीक है, मॉडर्न बन गई हमारी मनोविज्ञान। अब उसके बाद अब मनोविज्ञान का हर क्षेत्र में यूज होने लगा था, शिक्षा के क्षेत्र में भी यूज होने लगा था। तो शिक्षा के मनोविज्ञान के जनक कौन थे, थॉर्नडाइक। आपको पता है जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा काम किया था वो किन्होंने किया था, थॉर्नडाइक ने किया था। और इनके जो सिद्धांत है बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे, है ना, इन्होंने मेन 8 सिद्धांत दिए थे। और उन सबका काम क्या था, शिक्षा को अच्छा बनाना था, शिक्षा को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। अब आता है व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल। ठीक है, कि हर इंसान अपने आप में क्या सक्षम है, हर इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये बात किन्होंने कही थी, अल्फ्रेड एडलर ने कही थी, अल्फ्रेड एडलर। ठीक है, और इन्होंने, एडलर ने अपने ही नाम से एक
संप्रदाय भी बना दिया था जिसको बोला जाता है अपने ही नाम से एडलिवियन। ठीक है, एक्चुअली में जो अल्फ्रेड एडलर थे ना, इनके ये कई भाई बहन थे, हालांकि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, म्यूजिशियन टाइप की इनकी फैमिली थी, म्यूजिक का इनका काम था। इनके एक भाई की डेथ हो गई थी, तो क्या हो गए थे, मतलब एक तरीके से इन्फीरिटी के टाइप में, डर के माहौल में हो गए थे। तो इन्होंने यहाँ पे उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा बताया था कि कोई भी इंसान क्या है, अपनी इन्फीरिटी को दूर करके, अपने डर को दूर करके कोई आगे कैसे बढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो इसलिए जो इनकी मनोविज्ञान है वो कौन सी बोली जाती है, व्यक्तिगत, कि इंडिविजुअल आदमी कैसे डर को खत्म करके सफलता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अगर टाइम रहा तो कभी अल्फ्रेड एडलर की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इनकी बायोग्राफी रही थी। देखिए अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। कौन थे अपने, पियाजे थे। आपको पता है पियाजे ने क्या 4 स्टेजेस बताई थी, और 4 स्टेजेस कैसी थी कि किसी भी बच्चे का विकास कैसे होता है। नाम से वो चीजें पता लग जाती हैं कि बच्चा है वो 0 से लेके कहाँ तक, 2 साल तक का बच्चा कैसे करता है, फिर 7 साल तक के बच्चे की कैसी बिहेव है, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बच्चे का विकास कैसे होता है, ये बात हमारे पियाजे ने कही थी। ठीक है, तो वहीं से विकासात्मक शब्द आ गया कि बच्चे का विकास कैसे होता है। और विकास भी यहाँ पर ना इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात की थी। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, पियाजे थे। बाल मनोविज्ञान के जनक भी कौन थे, पियाजे थे, क्योंकि इन्होंने बच्चों पर ही अध्ययन किया था। 0 से लेकर 15 साल तक के बच्चों पर ही इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो इसलिए बाल यानी कि बच्चों, बाल मनोविज्ञान के जनक, बच्चों के मनोविज्ञान के जनक भी पियाजे को बोला जाता है। अब यहाँ पर भी आप लोग कंफ्यूज हो गए, 90% पियाजे ही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको कहीं कहीं स्टेनले हॉल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी बच्चों पर ही अध्ययन किया था। हालांकि उन्होंने किशोरावस्था पर ज्यादा किया था, जो किशोरावस्था में बच्चे हो गए थे ना उन पर ज्यादा किया था। तो 90 to 95% आपको पियाजे ही देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको फिर ये दोनों सेम ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। आपको स्टेनले हॉल और पियाजे सेम ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे, या तो पियाजे मिलेंगे या स्टेनले हॉल मिलेंगे। ठीक है, और जो मोस्टली जो ऑप्शन में आता है वो क्या आते हैं, अपने पियाजे ही लिखे हुए आते हैं। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी पियाजे और बाल मनोविज्ञान के जनक भी पियाजे। उसके बाद आते हैं अपने किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल। और स्टेनले हॉल की किशोरों से लेके एक बहुत बड़ी डेफिनेशन थी जो हर बार पेपर में पूछी जाती है। क्या बोला था इन्होंने, किशोरों को क्या बोला था कि जो किशोर अवस्था होती है ना वो किसकी, दबाव तूफान की अवस्था, आंधी दबाव तूफान की अवस्था होती है। ठीक है, ये बात हमारी किन्होंने बोली थी, स्टेनले हॉल ने बोली थी। ठीक है, किशोरों के बारे में कि जो किशोरों की अवस्था होती है ना वो एक तरीके से आंधी दबाव तूफान की अवस्था होती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं ना उनका माइंडसेट कुछ अलग ही तरीके का होता है ना, थोड़ा अग्रेसिव सा होता है। तो इसलिए उस जो उम्र को आंधी दबाव व तूफान की अवस्था बोला था कि इन्होंने स्टेनले हॉल ने। ठीक है, और इन्होंने किशोरों पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, स्टडी की थी। तो किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन थे, स्टेनले हॉल थे। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, बंडूरा थे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आपका सामाजिक सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा फेमस था वो किसका था, बंडूरा का था, है ना। आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक, अब देखिए यहाँ पर फिर से एक वर्ड चेंज हो गया। अब जो सामाजिक मनोविज्ञान को भी क्या कर दिया, मॉडर्न बना दिया। मॉडर्न आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, कर्ट लेविन थे। ठीक है, तो देखो ये एक एक शब्द आपका बदलता जा रहा है और आपका आंसर भी क्या है, बदलता जा रहा है। तो आज की वीडियो थी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से ना सारे क्वेश्चंस ही हैं जो मैंने यहाँ पर 1 by 1 लिख रखे हैं ना, ये सारे क्या है, क्वेश्चन ही है। मैंने इनको नोट्स की फॉर्म में लिख दिया बस। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को क्या थोड़ा कंपैरिजन करवाना था, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगी तो फिर वो थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने एक के नीचे एक इसलिए लिखा नोट्स की फॉर्म में, ताकि आपको एक एक शब्द अलग अलग से पता लगे कि हाँ इसका आंसर ऐसे होता है, इसका आंसर ऐसे होता है। तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। और जो कल आपकी वीडियो आने वाली है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मनोविज्ञान की विधियां करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। थैंक यू। और हाँ, यहाँ पर आप लोग के लिए एक ना क्वेश्चन है कि पियाजे मैंने पढ़ा रखा है बहुत अच्छे से, तो बताइए जो पियाजे थे वो कहाँ के नागरिक थे, है ना।
तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि प्याजे कहाँ के नागरिक थे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा हो जाता है खत्म।